Moving front forward, today we are going to discuss two assignment. One assignment, what is the difference between tragedy and epic? A lot of students they are sending me texts. Sir, please define what is tragedy and epic. So I want that I should cover this question. And the second question is, what are the six elements of tragedy? So let's see one by one. What is tragedy? According to Aristotle, tragedy is an imitation of an action. ट्रेजेडी जो कुछ एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं सीरियस किसी सोसाइटी के अंदर किसी प्रोटैगोनिस्ट के किसी हीरोइक डीड्स जो हैं उनकी इमिटेशन है. दैट इज सीरियस कंप्लीट, जो कि सीरियस भी है और कंप्लीट है, नॉट लाइक फनी काइंड ऑफ फनी. इफ यू जस्ट गोइंग टू इमिटेट द फनी साइड इमिटेशन, दैट विल बी कॉमेडी, नॉट ट्रेजेडी. ट्रेजेडी जो होती है वो सीरियस होती है और वो देयर इज अ लॉट ऑफ मेलोड्रामेटिक सीन. मेलोड्रामेटिक मीन फुल ऑफ इमोशन. ट्रेजेडी क्या है? उसके अंदर मेलोड्रामेटिक होती है सीन, उसके अंदर मेलोड्रामेटिक होती है, जबकि एपिक्स में ऐसा नहीं होता. एपिक जो है वो लिखी जाती है हेक्सामीटर में. एंड डेफिनेटली यू पीपल विल बी सरप्राइज्ड, सर व्हाट इज हेक्सामीटर and what is trochaic meter, what is pentameter, what is tetrameter. So I have discussed this in my lecture. I have shared the link. You better listen from my YouTube channel. You will listen from there as well, and I will explain you to some extent because I can't cover. It's very vast field. So I'm just gonna give you know-how about what is hexameter and trochaic meter and pentameter and tetrameter. ट्रेजेडी, एरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी देन इज इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट. एक तो सीरियस हो, कंप्लीट हो, आधा छोड़ दिया और आधा जो इंसिडेंट दिखा दिया. नो, कंप्लीट दिखाना है, कॉज एंड इफेक्ट के साथ दिखाना है. और दैट इज इन अ ड्रामेटिक फॉर्म, नॉट अ नैरेटिव. ट्रेजेडी क्या होती है? इन अ ड्रामेटिक फॉर्म. स्टोरी है कैसे बंदे की? रॉयल पर्सन की. उसके अंदर क्या है? एक हमार्टिया है, ठीक है. उस हमार्टिया की वजह से वो क्या डाउनफॉल का सबब बनता है. और जो वो एक्शन कमिट करता है, जो एरो कमिट करता है, वो विदाउट जजमेंट के बगैर वो किसी जाने हुए, यानी वो कॉन्शियसली डिलिबरेटली नहीं करता, उससे अनकॉन्शियसली कमिट हो जाता है और उसकी वजह से वो सफर करता है. आप जितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज देख लें, चाहे वो थैलो की हो, चाहे वो मैकबेथ की हो, चाहे वो आप हैमलेट की ले लें, चाहे इडिपस रेक्स की ले लें, चाहे एगमेम्नॉन ले लें, तो जो भी ट्रेजेडी होगी, ट्रेजेडी में क्या होगा? उससे अनकॉन्शियसली कमिट होगा कोई. ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज अ सीरियस कंप्लीट एक्शन हो गई. एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, उसकी एक सर्टेन मैग्नीट्यूड. ये नहीं कि 5 मिनट चली उसके बाद ट्रेजेडी खत्म होगी. नो, यू हैव टू सिट इन अ सिंगल सेटिंग. आप सिंगल सेटिंग में बैठेंगे और फिर उसको वॉच करेंगे और उसका एक टाइम ड्यूरेशन, जैसे आप मूवी देखते हैं उतना ड्यूरेशन होता है. इतनी छोटी ना हो कि आधा कंप्लीट हुआ इंसिडेंट, आधा कंप्लीट भी नहीं हुआ और आप उठ के आ जाए. इट इज नॉट ट्रेजेडी. ट्रेजेडी की एक सर्टेन एक मैग्नीट्यूड होती है, उसकी लेंथ होती है. In the language embellished with each kind of artistic ornament. और लैंग्वेज जो है वो बम्बास्टिक और आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट होता है इसके साथ. जैसे हैमलेट यूज करता है. There is वो क्या कहता है कि there is a method in madness. तो आगे फिर कहता है readiness is on. There is a providence in the fall of spell. यानी वो बड़ी एक ऑर्नामेंट आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट है लैंग्वेज के अंदर. बड़ी एक एम्बेलिश्ड और बड़ी एक लस्ट्रस और बड़ी बम्बास्टिक लैंग्वेज होती है. The several kind of being found in the separate part of the play in the form of action. It is in the form of action. जैसे हम डायलॉग देखते हैं, एक्शन हो रहे हैं हमारे सामने, ठीक है, हमारे सामने परफॉर्म हो रहा है सब कुछ. जैसे हम मूवी देखते हैं तो सामने एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ना कि एक बंदा बैठ के सुना रहा है. यानी नैरेटिव फॉर्म में होगा तो वो एपिक हो जाएगी. अगर वो क्या है, अगर वो आपके सामने डायलॉग प्ले किए जा रहे हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं सीन और वो प्ले किए जा रहे हैं ड्रामेटिक फॉर्म में आपके सामने है, तो दैट इज अ ट्रेजेडी. एपिक में क्या होता है कि कोई बंदा सुनाता है, जैसे मिल्टन सुनाता है, जैसे आपको होमर और विर्जिल ने
अनीस जो उसका हीरो है, तो उसमें वो पहला जो उसका सेंटेंस है मैंने बताया था कि आई सिंग आर्म एंड द मैन, मैं किसके नाम से गा रहा हूं, एक जंग आर्म्स के फाइटिंग से, और मैन की ग्रैंडनेस बता रहा हूं, अजमत बता रहा हूं, ग्रेंजर बता रहा हूं। तो क्या बताया जाता है कि किसी खास इंसिडेंट को एक बंदा नरेट करता है कि बड़ा रॉयल इंसिडेंट है, बड़ा इंसिडेंट हुआ है किसी नेशन का, तो उसको सुनाया जाता है, और ये एपिसोडिक होती है। एपिक इज एपिसोडिक एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स एंड in which a heavy ammunition army is launched and the hero he is having a long trail, he is suffering and he is a royal one and suffer due to hamartia or ultimately he gets his downfall। होता वैसे ही है ट्रेजेडी की तरह, लेकिन फर्क ये है कि ये एपिसोडिक है। साथ क्या है, एपिसोडिक है और लंबी है, एक सिटिंग में आप इसे वॉच नहीं कर सकते इसको। जैसे वो होमर एक जगह पे बैठ जाता था और वो आधी सुना दी अलियाड है तो आधी पढ़ दी, उसे गा के सुनाते हैं, यानी ये सिंग की जाती है। यानी जो जितने भी ग्रैंड पोएट हैं, बड़े पोएट हैं रोमन ग्रीक्स, तो वो क्या कहते हैं कि हम गाते हैं। तो जैसे मिल्टन भी कहता है कि मैं गाता हूं, सिंग सॉन्ग गाता हूं। तो एपिक क्या, गा गा के पढ़ते थे वो, सिंगिंग की फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस नॉट ऑफ द नैरेटिव्स, ये एक्शन की फॉर्म में होती है। थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशंस कैथारसिस दीज और सिमिलर इमोशंस। क्या होता है कि जब आप इसे वॉच करते हैं तो आपके सामने क्या होता है, आपके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। एक तो आप रोते हैं उसकी स्टोरी सुन के, साथ आपके मन में यह आता है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो आपकी जो परगेशन हो जाती है, कैथारसिस हो जाता है। व्हाट इज एन एपिक? अब एपिक क्या है? एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव poems on a serious subject representing the character of heroic stature। अजीम काम किसी हीरो के आप उसको डिफाइन करते हैं, आप बताते हैं, जैसे वो अनीस है, जैसे वो अलियाड है, जैसे ओडिसी है तो ओडिसियस है, जैसे एगमन, जैसे एपिक्स, इस तरह की जैसे पोएम्स है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है। सो दीज आर द ग्रैंड एपिक, और ये खास किसी टेल्स की होती हैं, किसी नेशन की टेल हो सकती है। तो एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट 12 to 14 बुक्स पे कंसिस्ट करती है। आप एक वक्त एक दफा बैठ के नहीं सुना सकते, आपको सिटिंग करनी पड़ती है। जैसे हमने पैराडाइज लॉस्ट अभी खत्म की है, तो बुक 1 पे हमारे काफी दिन लगे हैं, लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ी है हमने। अब अगर तो ट्रेजेडी होती तो शायद मैं एक दिन में आपको बता देता, उसका प्लॉट बता देता, कोई कैरेक्टर बता देता, लेकिन ये चूंकि क्या है, मीडिया रस एक पॉइंट है उसमें लिखी जाती है कि सब्जेक्ट पहले जो कि लास्ट पे आता है वो पहले बता दिया जाता है। जैसे मिल्टन ने पहले बता दिया, आई एम गोइंग टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। द एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स on a serious subject representing character of heroic stages in the adventure of the great historical legendary or the religious significance। जैसे महाभारत है, ठीक है, जैसे हिंदुओं की है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है जो कि मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड है। तो ये है, ये क्या है, ये एपिक्स हैं। ये लेजेंडरी हो सकती है, हिस्टोरिकल हो सकती है और रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकती है इसके अंदर। एपिक हीरोइक ड्रामा प्लस लॉन्ग नैरेटिव, यानी एक हीरोइक ड्रामा भी होता है प्लस लॉन्ग नैरेटिव होती है एपिक। और लेंथ क्या है, दोनों के अंदर चीजें कुछ कॉमन है कि यूनिटी ऑफ प्लेस टाइम, ये चीजें होती है, अगर ना हो तो वो अपनी अफादियत खो देती है। लेंथ है इसकी, प्लॉट है, मार्वलस एंड इरेशनल है, सब्जेक्ट मैटर है, मीटर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एपिक एंड ट्रेजेडी कि उसकी लेंथ होनी चाहिए। अगर लेंथ नहीं है एपिक, आप एक बुक की लिखोगे तो आपकी एपिक की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जॉन कीट्स ने लिखने की कोशिश की जी, मैं करता हूं।
देखिएगा आ गई। Lisa, you're most welcome. I think you have a net issue. Rest of participants are quite okay. So what I think you got issue in your network. Let's see. हम ये आपके नेट इशू है। ये अगर दूसरों को भी नहीं आ रही मेरी बात तो मेरा फिर मेरा इशू है। अगर आपको अकेले को प्रॉब्लम है तो फिर आपके नेट का इशू है। हाँ जी, दूसरों से आप अपनी राय ले लें उनसे। फौजिया और ये साइमा आप बता दें कि आपको वॉइस का बस फिर उनका नेट का इशू है। अच्छा जी, लेंथ इसकी खास लेंथ होनी चाहिए। मैंने जैसे बताया कि 10 to 12 और 14 बुक्स इसकी लेंथ है एक एपिक की, ठीक है। और जैसे जॉन कीट्स ने लिखने की कोशिश की हैप्रियन, अगर आप मॉडर्न पोएट्री रोमांटिक पोएट्री पढ़ें तो उसमें हैप्रियन बुक पढ़ी जाती है। वो फ्रेगमेंट में है, वो पूरी नहीं लिखी गई उससे। तो गौर से पढ़ें तो वो ऐसे लगती है जैसे पैराडाइज लॉस्ट की कॉपी है, बस कैरेक्टर ही चेंज किए हुए। तो कोशिश की उसने लिखने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि वो उसके लिए तो बहुत सारी किताबें चाहिए, 14 to 12 to 14 बुक, और वो फ्रेगमेंट में ही लिख सका। और लेंथ होनी चाहिए, और जैसे एक एपिक है उसकी भी होती है और ट्रेजेडी की भी होती है खास लेंथ। प्लॉट होना चाहिए, प्लॉट ऐसा हो कि आप बगैर कैरेक्टर के उसको समझें। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ किंग लियर की, हैमलेट की, एडिपस रेक्स की। तो इस तरह के जो ट्रेजेडीज हैं ये जो लिखी गई हैं, आप बगैर कैरेक्टर नहीं भी आते, आप तब भी उसका प्लॉट सुना सकते हैं। ये होती है उसकी स्टोरी, और वो बड़ी एक ठोस किस्म की होनी चाहिए। अगर वो वैसे लूज सी है, कोई आप उसको सुना ही नहीं पा रहे, तो इट मीन दैट वो कोई एक अच्छी स्टोरी नहीं है। हमें प्लॉट ऐसा होना चाहिए कि दैट कैन बी लर्न विद इवन इफ यू डोंट नो अबाउट कैरेक्टर। आप उसे सुना सकें किसी को। मार्वलस, आप सिंपली जस्ट अपने माइंड में किंग लियर को लाएं। एक बादशाह, 3 बेटियां हैं, तीनों से वो कहता है कितना प्यार करती है। एक कहती है मैं बहुत ज्यादा प्यार, दूसरी कहती है बहुत प्यार, तीसरी कहती है मेरी शादी होगी तो आधा प्यार उधर चला जाएगा। वो कहता सोच लो नथिंग, वो कहती है नथिंग। उसको घर से निकाल देता है और वो दोनों बेटियों को जायदाद दे देता है, सारी प्रॉपर्टी दे। देखिए कितनी आसान है सुनानी। मुझे उसके कैरेक्टर के नाम नहीं भी आते, मैं तब भी सुना सकता। मार्वलस एंड इरेशनल सब्जेक्ट मैटर, उसका सब्जेक्ट मैटर बड़ा शानदार हो, बड़ा ग्रैंड हो, ग्रैंडर हो उसके अंदर। मीटर और हेक्सामीटर में लिखी जाती है जितनी भी, चाहे वो अनीड हो, चाहे वो इलियाड हो, चाहे वो ओडिसी हो, चाहे वो होमर वर्जिल का वर्क हो, या दीगर जो दूसरे राइटर हैं वो किस में लिखते थे एपिक, वो लिखते थे हेक्सामीटर में। अगर आप हेक्सामीटर का जरा मैं आपको बता दूं, हेक्सामीटर के पॉइंट लिख लें कि इलियाड और ओडिसी और अनीड जो है ये लिखी गई है किसमें, हेक्सामीटर में। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड तो हमें उनसे मिलता है ना जो रोमन ग्रीक पोएट्स थे, होमर और वर्जिल। अब हेक्सामीटर का ये है कि इसमें 6 फीट होते हैं। 6 फीट कैसे बनते हैं, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का, यानी अगर ये 6 फीट हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हेक्सामीटर। हेक्सामीटर के 6 उसके अंदर फीट होने चाहिए। वो कैसे हम बनाएंगे, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। जैसे हम आयम्बिक पेंटामीटर 5 का होता है, यानी 5 का कैसे बने, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, यानी एक अनस्ट्रेस और स्ट्रेस जो है दोनों मिलके फॉर्म करते हैं 1 फीट को। 1 फीट बना अनस्ट्रेस स्ट्रेस का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये 5वां और छठा। अगर 6 फीट हैं किसी के अंदर तो वो आपका हेक्सामीटर है। तो आपकी जो एपिक है वो हेक्सामीटर में लिखी जाएगी, एक बात याद रखें। दूसरा स्टैंडर्ड एपिक, स्टैंडर्ड एपिक जो है वो भी इसी फॉर्मेट में लिखी गई है। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि वो ओडिसी हो या वो नीड हो या वो इलियाड हो, तो ये किसमें लिखी गई है, हेक्सामीटर में। उसके बाद कहते हैं कि इसके बारे में एक फोनो
ये फोनो जो है ये डॉटर समझी जाती है ग्रीक में, फोनो, फोनो PHENONOE, फोनो। फोनो इज नोन एज द डॉटर ऑफ द अपोलो। कहते जी, यानी रोमन ग्रीक का ये कंसेप्ट है कि ये जो फोनो थी, डॉटर थी अपोलो की, एक उनका देवता था, उसने ये ओरिजिनेट, उसने ये जनरेट किया था ये हेक्सामीटर एपिक के लिए। तो इसमें एक मिसाल अगर मेरे पास है, दोज ड्रॉप लाइक टीयर फ्रॉम हेवन फॉल दिस डियर, यानी दोज ड्रॉप, अनस्ट्रेस है, दोज और ड्रॉप के ऊपर स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है, ऑन फॉल, फिर अनस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस है, स्ट्रेस है। अगर मैं ग्रीन को एक यानी अनस्ट्रेस है, यानी दोज के ऊपर अनस्ट्रेस है और ड्रॉप के ऊपर स्ट्रेस है, तो दोज ड्रॉप जो है ये एक फीट बना, लाइक टीयर दूसरा, टीयर हेमन जो है वो, फ्रॉम हेमन जो है वो तीसरा, और इस तरह उसके बाद चौथा, पांचवा और फिर नीचे एक और है ये छठा, यानी 6 जो हैं इसके अंदर फीट हैं। आप अगर इनबॉक्स चेक करें तो उसमें मैंने ये सारे सेंड किए हुए हैं। उसके बाद ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी लिखी जाती है ट्रोकेक मीटर में, ट्रोकेक फीट होता है उसका, ट्रोकेक फीट बनता है 4 अगर उसके अंदर फीट है। कैसे बनेगा ट्रोकेक? अनस्ट्रेस, पहले तो हमने अनस्ट्रेस, अब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, पहले स्ट्रेस आएगा फिर अनस्ट्रेस आएगा। तो अगर किसी के अंदर 4 फीट हैं तो वो आपका ट्रोकेक है, ट्रोकेक। मजीद आप मेरा वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको बड़ी प्रैक्टिस उसमें करवाई गई है। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस। डंडा हम इसे कहेंगे, पहले तो हम कहेंगे अनस्ट्रेस को डी डम, तो डम डी डम का मतलब है स्ट्रेस है, डम डी 4 दफा अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये मैं क्या यूज कर रहा हूं? ट्रोकेक। ठीक है। पेंटामीटर, शेक्सपियर ने इसमें पोइट्री की है। अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, shall I compare thee to the summer day। तो ये क्या है? shall I compare thee to the summer day। तो इसमें क्या है? 5 फीट है। अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, पहला जो है वो अनस्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेस्ड है, इसको कहते हैं पेंटामीटर। फिर है टेट्रामीटर, यानी ये ट्रेजेडी के अंदर यूज होता है। ट्रेजेडी के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं फीट, जबकि एपिक के अंदर सिर्फ हेक्सामीटर आएगा। टेट्रामीटर जी 4 मेट्रिकल फीट होते हैं इसके अंदर, टेट्रामीटर के अंदर। इसमें 4 बीट्स होती हैं और इसको एनाफेस्टिक डिवाइस भी कहते हैं, और इसमें 3 सिलेबल होते हैं एक में। जरा देखिए, अनस्ट्रेस, डबल अनस्ट्रेस आएगा, उसके बाद स्ट्रेस आएगा, यानी 3 सिलेबल होंगे तो उसमें भी डबल अनस्ट्रेस आएगा और एक स्ट्रेस आएगा। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू विल विजिट माई लेक्चर, आई हैव शेयर्ड द लिंक। सो लेट्स सी फर्दर। टाइम, प्लेस, एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये आप अगर एक अच्छी एपिक लिखना अच्छी अगर ट्रेजेडी लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर क्रिएट करें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। ट्रेजेडी possess many meters like iambic, पेंटामीटर, ट्रोकेक मीटर, टेट्रामीटर, जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। सब्जेक्ट मैटर इसका अजीम होना चाहिए। इट डील विद द फॉर्चून्स ऑफ द पीपल। अब ट्रेजेडी जो है वो किसके साथ डील करती है? किसी की फॉर्चून के बारे में, और उसको गवर्न कौन कर रही है? उसकी जो फेट है। फेट ने लिख दिया कि इसने अपने वालिद को कत्ल करना है, अपनी मां से शादी करनी है, तो वो ऐसा ही होगा, जो मर्जी कर ले। It presents the life of the individual, marvelous and irrational. Law of probability and necessity, cause and effect होता है इसके अंदर, ट्रेजेडी के अंदर। The plot of epic consists of the plot of many tragedies। ठीक है, एपिक के अंदर काफी प्लॉट होते हैं, जबकि एक ट्रेजेडी के अंदर सिर्फ एक मेन प्लॉट होता है। Plot of epic and tragedy may have a similarity in complexity, but epic's plot is more episodic than the tragedy। एपिसोडिक तो बनेगा क्या? वो पहले सुना गया, फिर सुना गया, फिर सुना गया, फिर सुना गया, 12 तो उसमें बुक्स करनी है, तो एपिसोडिक तो हो गया वो।
जबकि ट्रेजेडी जो है आपने एक दफा बैठ के मूवी की तरह देख लेनी है। एपिक इज अ स्टोरी ऑफ द पास्ट। एपिक जो है वो पास्ट की स्टोरी होती है, जैसे सैटर्न की है। द ड्रामा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टोरी इन द प्रेजेंट। ले जी, दूसरी असाइनमेंट, इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ट्रेजेडी क्या होता है, एपिक क्या होता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। फिर मैं नेक्स्ट असाइनमेंट जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, वो शुरू करने लगा। होप यू गॉट आइडिया। लगता है आपको समझ आ गई है। ये आपको समझ नहीं आएंगे मुझे पता है, इसलिए मैंने वो लिंक शेयर किया है। वो मैं बड़े स्टूडेंट को पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है कि उन्हें इतनी जल्दी से, आप मेरा वो लेक्चर 2-3 दफा सुनेंगी ना तो वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने एक एक जो है ना डिफाइन किया हुआ है। आपको लिंक आया ग्रुप? तो हाँ, डेफिनेटली वो लिखने पड़ेंगे कि जी तो ये एपिक जो है उसमें हेक्सामीटर यूज होता है, जबकि ट्रेजेडी जो है उसके ट्रोकेक यूज कर लेते हैं, या पेंटामीटर यूज कर लेते हैं, टेट्रामीटर यूज कर लेते हैं। ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो हमें वो बतानी तो पड़ेंगी। ऐसे तो फिर वो एक पार्शियल सी डेफिनेशन बन जाएगी, पार्शियल सी डिफाइन आप करेंगे। तो वी हैव टू डिफाइन इट फुली। जब आप इसको फुल्ली ऐसे खोल के बयान करेंगे तो वो पढ़ने वाला इतना बेवकूफ नहीं होता, उसे पता चल जाता है कि इसके कंसेप्ट जो है ना दूसरे स्टूडेंट का भी मैंने पढ़ा है और मैंने इसका भी पढ़ा है, इसके आइडिया दूसरे स्टूडेंट से ठीक है, उसने बुक को कॉपी किया हुआ है, इसको आता है, तो ये एटलीस्ट हो जाएगा। तो आपको हेक्सामीटर का मैंने बता दिया कि हेक्सामीटर में 6 फीट होते हैं, याद कर लें। और अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, हमने शेक्सपियर को शायद आपने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, मेरी बात सुने। मैं आपसे कहता हूं कि मैं बताता हूं, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि साइमा, डू यू नो इंग्लिश? यानी मैं इसमें कोई कहीं पाज नहीं दे रहा, मैं डू यू नो इंग्लिश, तो आप मुझे ये कहेंगे कि एक सिंपल एक स्टेटमेंट लगा लें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपसे पूछना हूं कि आपको इंग्लिश आती है, या मैं आपको कहूं डू यू नो इंग्लिश, तो इसका मतलब है कि मैंने ये सोचा है कि आपको भी इंग्लिश आती है। टोटली मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इंग्लिश जो है हमारी क्या है, स्ट्रेस टाइम, स्ट्रेस जो है उसके मीनिंग चेंज कर देता है। इसीलिए जो हम लोग नेटिव स्पीकर को जल्दी समझ नहीं पाते। इवन के सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं ना आजकल, उसके सामने अगर हम बोलें, क्योंकि हमें रिदम पाज वो नहीं आता, इंटोनेशन, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम बोलते हैं तो वो कुछ और ही समझ जाता है कंप्यूटर भी। बात सॉफ्टवेयर ऐसे आए हैं ना कि आप उसके सामने बोलें तो वो ऐसे कुछ और समझ रहा है, क्योंकि हमने लैंग्वेज सीखी नहीं ना ठीक तरह से। क्योंकि लैंग्वेज तो है वो स्ट्रेस, देखें एक ही मीनिंग जो है बहुत सारी इंसान को, आपने इंग्लिश सीखनी है, आपको मैं बताता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए कोई इतनी बड़ी ग्रामेटिकल चीजों की, मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, मुझे पता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम कोई बंदा जो है वो मार्केट जाना चाह रहा है, तो वो मेरे पास आया, वेयर, मैं आप उससे कन्वर्सेशन कर रहा हूं, वेयर टू मार्केट, व्हाट, बाइंग सम बुक्स, यस सम बुक्स, गॉट एडमिशन, यस गॉट एडमिशन इन PhD। अब देखिए इतना एक डिस्कोर्स है मैंने कर लिया, मैंने कोई बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बोले। तो अगर मुझे रिदम इंटोनेशन आती है तो बहुत सारे मीनिंग जो बगैर वर्ड के अदा हो जाती हैं, बगैर लफ्जों के अदा हो जाती है। वी हैव टू लर्न कि स्पीकिंग जो है वो कुछ और, वो डिस्कोर्स और होता है, रिटन वो होता है। रिटन में हमें बड़ा इंटेंशनली और बहुत कुछ देखना पड़ता है, जबकि स्पोकन डिस्कोर्स इज अनदर टेक्निक। तो देखिएगा पोएटिक्स, बाकी उसको लेक्चर को आप सुनेंगे तो उसमें बहुत सारे डी डन देखें। जो स्ट्रेस है ना वो इस चीज को जाहिर करता है कि आप किसी चीज पे स्ट्रेस दे रहे हैं एक रिदम क्रिएट करने के लिए। जैसे हम वो तबला बजाते हैं, जैसे वो ढोल बजाते हैं, जैसे वो ड्रम बीट करते हैं, तो वो भी एक खास एक वो अपने एक अंदाज से कर रहे हैं, उसमें वो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो देखिए सीखना पड़ता है जाके,
तो ये भी इतना आसान नहीं होता है। हम कहते हैं हारमोनी और ये रिदम जो है हमें 1 मिनट में आ जाए, ऐसे नहीं आता, इसको सीखना पड़ता है। ठीक है, वो बोलने वाले की लैंग्वेज भी हमें समझनी पड़ेगी कि भाई स्ट्रेस कहाँ आता है, किस वर्ड पे आता है। जैसे मैंने अक्सर पहले आपको बताया, प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट, आई हैव गॉट अ प्रेजेंट फॉर यू, आई गॉट अ प्रेजेंट फॉर यू, मैं आपके लिए प्रेजेंट है, मेरे पास आपके लिए प्रेजेंट है। ठीक है, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। I have presented this assignment in the class. अब दोनों में मीनिंग चेंज होगी, एक नाउन है एक वर्ब है। प्रेजेंट जो है, अगर मैं प्रे पे जोर दे देता हूँ, दूसरे सिंबल पे बाद पे देता हूँ, थोड़ा देता हूँ, तो वो मेरा नाउन बन जाता है। अगर मैं दूसरे सिंबल पे जोर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है, वो वर्ब बन जाता है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस है वो टोटली मीनिंग चेंज कर रहा है, इवन कि वो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देता है। करता चेंज या नहीं? और इंग्लिश जो है ये ऐसी जबान है, हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मैं इसीलिए कहता हूं कि लिंग्विस्टिक में ये सारी चीजें जो है सिखाई जाती हैं। अरिस्टोटल 384 दूसरी असाइनमेंट निकालिएगा। इंशाल्लाह आप मेरा लेक्चर सुनेंगी तो उसमें मैंने ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोगों को, हम भी आप लोगों की तरह कभी स्टूडेंट होते तो हमारे टीचर भी हमें ये नहीं सिखाते थे, हमें ये चीजें नहीं सिखाई उन्होंने। इवन कि हमने एक्सेंटेड और नॉन एक्सेंटेड जो सिलेबल्स हैं या सिलेबल के बारे में क्वेश्चन करना तो हमारे टीचर नहीं सिखाते थे। तो मुझे क्योंकि ये चीज़ों का पता था, मुझे ग्राफ था इसका कि ये भाई नहीं टीचर सिखाते, तो मैंने फिर इस पर मेहनत करके इसको फाइंड आउट किया कि ये क्या चीज़ है भाई, क्यों हमें नहीं सिखाते स्ट्रेस, क्यों एम्पिक पेंटामीटर नहीं सिखाया जाता, क्यों ट्रोकेक मीटर नहीं दिखाया जाता, पेंटामीटर क्यों नहीं सिखाते, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर क्यों नहीं सिखाते। तो फिर मैंने इस पर मेहनत करके ये स्पेशली लेक्चर बनाया। अरिस्टोटल 384 बीसी में पैदा हुआ, बीसीई लिखा होगा, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। पहले जो ना क्रिश्चियन ने निकाला हुआ था कैलेंडर, उनके मुताबिक क्या होता था, बिफोर क्राइस्ट। तो बहुत सारे जो क्राइस्ट को नहीं मानते ऐसे मज़हब भी हैं, तो उन्होंने कहा कि यार कोई ऐसा बनाए सारे एग्री हो, तो उन्होंने बीसीई बिफोर कॉमन एरा कर दिया। यानी कि 384 राउंड अबाउट बीसी में, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि उनके पास कोई पैमाना है कि ये तब ये राउंड अबाउट उसकी एज है, हो सकता है इससे वो काफी पहले का हो या बाद का हो। अरिस्टोटल जो है 384 बीसीई में पैदा हुआ है और 322 बीसीई में डेथ हुई है। ठीक है, अगर 384 और 322 को आप माइनस कर दें तो उसकी एज निकल आएगी। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर है, फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्रिटिक है। ठीक है जी, डिसाइपल ऑफ प्लेटो एंड टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर इसको समझना हो तो अक्सर लिखा होता है सपा, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहां मल्तान तक, यहां तक वो पहुंचा है और बहुत सारे इलाके जो हैं उसने फतह किए। बहुत यंग एज में उसने काफी इलाके जो हैं पूरी दुनिया के कहते फतह कर लिए थे। और जब वो इस दुनिया से गया है तो उसने कहा कि मेरे हाथ जो हैं वो बाहर निकाल देना ताकि लोगों को पता चले कि मैं आज खाली हाथ जा रहा हूँ। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ एशिया में यहाँ तक पहुंच गया था। यहाँ पे इसको किसी वार में किसी खंजर लगता है, उससे उसकी डेथ होती है। डिसाइपल ऑफ प्लेटो एंड टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो फादर था उसने स्पेशली हायर किया था एरिस्टोटल को कि उसको मैथ सिखाए, ज्योमेट्री सिखाए, मैथमेटिक्स सिखाए, ताकि वो बड़े बड़े इतने बड़ा इलाके जो उसने फतह किए हुए हैं ताकि वो उनका हिसाब कर सके। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिरका नामी प्लेस जहां ये पैदा हुआ है एरिस्टोटल, तो उसको भी उसने कब्जे में ले लिया। चूंकि वो उसका शागिर्द था तो जब उसने उसको पढ़ाया तो अलेक्जेंडर द ग्रेट उससे पूछता है कि बताएं टीचर आप क्या मांगते हैं, आज मैं आप जो मांगेंगे दूंगा। उसने कहा कि मेरे मुल्क से, मेरे कंट्री से जहां मैं पैदा हुआ हूं, मेरे सिटी को आजाद कर दो, बस मुझे ये चाहिए। तो फिर उसे आजाद कर देता है सिरका को। प्लेटो रेफर टू एरिस्टोटल एज द माइंड मेन कॉपस एरिस्टोटेलिकम्स। अच्छा, एक कॉपस लिंग्विस्टिक के नाम से एक सब्जेक्ट जो है, ये ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक का कॉपस लिंग्विस्टिक। अब कॉर्परा और कॉपस लिंग्विस्टिक आपको इनका नहीं पता,
अगर आप लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे तो आप लर्न करेंगे व्हाट इज कॉर्पस लिंग्विस्टिक, व्हाट इज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक, व्हाट इज क्लिनिकल लिंग्विस्टिक, व्हाट इज साइको लिंग्विस्टिक, व्हाट इज सोशियल लिंग्विस्टिक, व्हाट इज डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक. यू विल स्टडी लॉट ऑफ नॉलेज. एंड कॉर्पस का मतलब होता है कि बॉडी क्या है उसका, टेक्स्ट का, वो फाइंड किया जाता है. रीजन फॉर पोएट्री. Poetic was the objection to the dramatic poetry expressed by his teachers Plato and Republic. It is a reply to his masters Plato. और वो उसका मास्टर था, वहां उसने अच्छी खासी तालीम हासिल की प्लेटो अकेडमी में, फिर प्लेटो के ही आइडियाज को वो रिजेक्ट कर देता है. ठीक है. हालांकि देखा जाए तो प्लेटो ने जिस पोएट्री को रिजेक्ट किया था वो पोएट्री वाकई ही इमोरल थी. अभी यहां पे मैं 2-3 पिक्चर अगर आपको उसी पोएट्री से रिलेटेड सेंड कर दूं तो आप कहेंगे कि सर ये किस तरह की एक सेक्सुअल और इमोरल किस्म की पोएट्री है, तो ये तो कैसे कोई पढ़ सकता है. लेकिन वो ये चीजें पढ़ाते थे, वायल किस्म की, इमोरल किस्म की, सेक्सुअल किस्म की, न्यूड किस्म की, आप इवन देख नहीं सकते उसको. तो वो पोएट्री वाकई ही ये पैशन को उभार रही थी, लोगों को डायरेक्ट कर रही थी wrong direction की तरफ. Poetic was the objection to the dramatic poetry expressed by the teacher Plato in his Republic. It is a reply to the master Plato. Plato को उसने reply किया है. हाँ जी. Plato considers imitations merely a mimicry or servile copy of nature. वो प्लेटो ये समझता है कि ये जो इमिटेशन है कि हम किसी चीज को, जो चीज देख के कोई चीज बनाते हैं, ये मिमिक्री और ये सर्वाइल किस्म की, घटिया किस्म की कॉपी है नेचर की. प्लेटो कंपेयर्ड पोएट्री टू पेंटिंग. पहली तो बात यह है कि उसने पोएट्री और पेंटिंग को सेम समझा, जो कि टोटली रॉन्ग है. उसमें मीडियम ऑफ, उसमें टूल कुछ और यूज होते हैं, इसमें टूल कुछ और यूज होते हैं. उसमें तो पेंटिंग जो है, इसमें इमोशन, पैशन, फीलिंग, इमेजिनेशन है, दोनों में टोटली डिफरेंट है. पोएट्री प्रेजेंट्स अ कॉपी ऑफ द नेचर्स एज इट इज. पोएट्री ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी एंड इट इज अ शैडो ऑफ शैडो. एक शैडो का शैडो है, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है. चूंकि जो बनाने वाले के पहले ही माइंड में कोई चीज होती है, उसे देख के जो पोएट पेंटर है वैसी चीज बनाता है, तो हम कहेंगे कि पोएट्री जो है ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है, प्लेटो ने कहा. पॉलिटिक्स जो है इसके जवाब में वो देता है, उसका जवाब कहता है शॉर्ट ट्रीटीज. ट्रीटीज का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, कोई रिसर्च पेपर, ट्रीटीज उसको कहते हैं. शॉर्ट ट्रीटीज ऑफ द 26 चैप्टर की उसने लिखी है. 46 उसके पेज हैं, 6 पार्ट. ये अरिस्टोटल के फुट नोट्स हैं, वो अपने स्टूडेंट को जैसे बताता है वो वैसे नोट कर लेते, तो ये उन्होंने सेव किया स्टूडेंट्स ने. इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ऑन द पोएट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन, वो बात करता है 6 से 19 जो उसके पेजेस हैं, उसमें वो ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस करता है. 20 to 22 पेजेस में वो डिस्कस करता है पोएटिक डिक्शन कैसा होना चाहिए अगर एक आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं, और नैरेटिव पोएट्री एंड ट्रेजेडी. मैंने शेक्सपियर को पढ़ाया अपने स्टूडेंट को. मैं पीपीएससी इंग्लिश को पढ़ाता था, तो मैंने शेक्सपियर टीच किया उनको. मैंने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ाया. फिर मैंने उन्हें कहा कि आईएमडी आप ऐसा करेंगे सारे, क्योंकि मैंने उनको आईएमडी पेंटामीटर सिखाया. मैंने उनसे, उन बच्चों से कहा जो मेरे पास पीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा कि आप ऐसा करें, सुबह एक पॉइंट लिख के लाइएगा. तो वो पॉइंट लिख कर ले आए. अब देखिए, ये है प्रैग्मेटिक वर्क, ये है प्रैक्टिकल वर्क, ये है इंथेरिकल वर्क, कि आप कोई प्रैक्टिकल भी करें. ये नहीं कि टीचर रट्टे लगाता जाए और फिर वो कुछ करे ना. जैसे हमारे पास टाइम होता तो मैं आपको कहता यार एक ट्रेजेडी सोचो कि एक ट्रेजेडी आप खुद लिख सको. आप अपने देखो कोई और बंदे की इस तरह ट्रेजेडी हुई है तो वो अपने लफ्जों में लिखो आप. चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो जस्ट गुजारा कर रहे हैं. तो ये चीजें होनी चाहिए कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर. ये बच्चों से वर्क करवाया जाए, रिसर्च वर्क, कि वो खुद कुछ सोचे, ना कि वो हमारा अहमद कोई देखते रहे कि वो क्या कोई नया नावल लिखेगी तो मैं पढ़ूंगी. बंदा खुद कोई नावल लिखने की कोशिश करे. ट्रेजेडी 6 से 19 पेज तक उसने ट्रेजेडी में ट्रेजेडी को डिस्कस किया है. 22 पेज में उसने पोएटिक डिक्शन बताया आपको. 23 पेज में नैरेटिव पोएट्री और ट्रेजेडी को डिस्कस किया है. और 24 to 26 में उसने एपिक इज कंपेयर्ड विद द ट्रेजेडी. 25 में ऑब्जेक्शन और आंसर, और अपने उस्ताद मास्टर प्लेटो के उसने आंसर भी दिए. थ्योरी ऑफ इमिटेशन.
थ्योरी ऑफ इमिटेशन को हमने पहले भी पढ़ा है, मैं फिर आपको वाज़ेह कर देता हूं। 3 वे ऑफ इमिटेशन, मीन और मीडियम ऑफ इमिटेशन। अगर आपने कोई इमिटेट करना तो उसके लिए कोई मीडियम तो होगा, जैसे साउंड, फॉर्म और कलर जो है वो पोइट्री वो किसमें यूज होते हैं, साउंड, फॉर्म और कलर। ये अगर देखें तो पेंटिंग के अंदर कलर जो है वो यूज होते हैं, और साउंड जो है वो आई थिंक साउंड जो है वो यूज होता है उसमें पोइट्री वगैरह में, जब गा के पढ़ सुनाते हैं, या फॉर्म होती है इसकी। आगे ऑब्जेक्शन ऑफ इमिटेशंस, मैन इन एक्शंस। ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या है, मैन इन एक्शन, जो आपके सामने लोग एक्शन कर रहे हैं। अगर ट्रेजेडी है तो उसमें ग्रैंड जो एक्शन है उनको कॉपी किया जाएगा, और वो अगर मीन किस्म के एक्शन कॉपी हो रहे हैं तो वो कॉमेडी बन जाएगी। मैनर ऑफ इमिटेशन वर्स इन डायलॉग्स, और नैरेटिव है और एक ड्रामेटिक है। अगर नैरेटिव में हुआ तो मैंने जैसे पहले बताया वो एपिक बन जाएगी, अगर ड्रामेटिक में हुआ तो वो क्या बन जाएगी, वो आपकी ट्रेजेडी बन जाएगी। ट्रेजेडी जो है वो क्या होती है, वो एक मूवी की तरह होती है और आप उसे बैठ के देख सकते हैं, और वो डिस्प्ले की जाती है सामने, और सामने जो है करेक्टर जो है परफॉर्म करते हैं। जबकि जो एपिक है वो क्या होती है, वो एक नरेटर जो है आपको स्टोरी सुना देता है, नरेट कर देता है, और वो एक सिंगल सिटिंग में नहीं, वो काफी सिटिंग कर सकता है। वो 14, 16, 18 बुक्स भी हो सकती है। ट्रेजेडी, definition of tragedy. Tragedy is the imitation of an action that is serious, complete and of the certain magnitude. वही definition. In a language embellished with each kind of artistic ornaments, each kind brought separately in the separate part of the work in the form of actions. वेलकम बैक, वेलकम बैक। हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी मैंने पढ़ दिया। और नेक्स्ट आइएगा, फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के 6 पार्ट होते हैं, इसको हमने 1 by 1 डिस्कस किया था। प्लॉट, कैरेक्टर, ये एक मिटा हुआ है, ये देख लें। प्लॉट यहाँ पे कैरेक्टर लिख लीजिएगा। प्लॉट, कैरेक्टर, सॉन्ग, डिक्शन, स्पेक्टिकल्स, थॉट्स। अगर आप एडिपस रेक्स को अपने सामने रखें तो आपको ये सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। ट्रॉय मूवी जो है उसको देख लें, आपको काफी हद तक ट्रेजेडी की समझ आ जाएगी। ठीक है, वो भी एक ट्रेजेडी है। प्लॉट, प्लॉट इज द ऑर्डरिंग ऑफ इंसिडेंट। सिंपल plot is a simple when change in the fortunes of the hero. Try, हाँ जी, अगर आप ट्राई मूवी देखें, अगर आपने उसको डॉक्टर फास्टस को पढ़ा तो उसके अंदर एक कोटेशन आती है, was that the face that launched thousands of ships and burned the topless tower of Ilium, sweet Helen make me immortal with a single try. TROY, ट्रॉय मूवी है। ये कबीला था एक रोमन ग्रीक्स में, 2 कबीले थे, एक स्पार्टा और एक ट्रॉय। ये दोनों ट्रॉय के जो शहजादे होते हैं ये जाते हैं स्पार्टा, और इनकी वहां दुश्मनी होती है। तो बड़े कोशिश के बाद जो पैट्रिस उनका वालिद होता है वो उसको सुलह करता है उनके साथ। तो ये दोनों जाके उसकी वाइफ निकाल के ले आते हैं हेलन को। जब वो हेलन को निकाल के ले आते हैं, यानी उसे भगा के ले आते हैं, तो उसके बाद वो जंग होती है। वो हजारों शिप लेकर आते हैं, उसमें अक्लीस भी आता है। अक्लीस की लड़ाई होती है हेक्टर से, आप आगे देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो बड़ी एक ट्रेजेडी है। वो हजारों लोग जो हैं उनके घर जला दिए जाते हैं, बड़ी बड़े इमारतें उन्होंने टावर बनाए होते हैं वो गिरा देते हैं स्पार्टन। तो ये लड़ाई है, आप देखिएगा आपको पता चलेगा।
प्लॉट इज ऑर्डरिंग्स ऑफ इंसिडेंट, और डॉक्टर फास्टस के अंदर भी वो वही रेफरेंस उसने यूज किया ना रोमन ग्रीक्स का, वाज दैट द फेस दैट लॉन्च थाउजेंड ऑफ शिप, हेलन का उसने जिक्र किया। प्लॉट इज द ऑर्डरिंग ऑफ इंसिडेंट, प्लॉट जो है वो एक इंसिडेंट का ऑर्डर होता कहता है। सिंपल प्लॉट इज plot is a simple when the change in the fortunes of a hero take place without peripety and discovery। peripety और anagnosis होता है, anagnosis reversal of the situations, peripety और anagnosis का होता है discovery, peripety का मतलब होता है reversal of situation, कि आप अचानक जा रहे हैं तो आपकी दुनिया ही बदल जाए, reversal of situation हो जाए, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके साथ कोई ट्रेजेडी होगी तो ये क्या है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन है। और उसके बाद नेग्नोसिस क्या होता है, नेग्नोसिस का मतलब होता है, ये लैटिन के वर्ड हैं, इसका मतलब होता है कि डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, आखिरकार फिर वो डिस्कवरी भी हासिल कर लेता है प्रोटैगनिस्ट, उसकी फॉर्चून बदलती है, फिर वो सफर करता है, सफर करने के बाद उसे ट्रू नॉलेज मिल जाता है कि भाई मेरे अंदर ये चीज थी इसलिए मेरे साथ ऐसे हो। ठीक है, हम देखें ये लिटरेचर कहा जाता है ना, लिटरेचर लाइफ है। लिटरेचर इसलिए लाइफ है भाई कि लिटरेचर के अंदर आपको बड़े करैक्टर मिलते हैं, कोई राउंड करैक्टर होता है, कोई रेजोल्यूट करैक्टर होता है, कोई फ्लैट करैक्टर होता है, कोई जो है वो बदलता ही नहीं है, बड़ा कांस्टेंट करैक्टर होता है, कई बदल जाते हैं, सीखते हैं। तो ये चीजें आपको फिर जब लिटरेचर पढ़ता है तो इंसान फिर लर्निंग करता है। जैसे सूरज जो है वो मशरक से निकलता है और मगरब में आते आते कितना बदल जाता है। तो नेचर जो है, इंसान की नेचर, इंसान के बारे में आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये सुबह भी ऐसा था, शाम को ऐसा, वो शाम को बड़े लेसन उसने लर्न कर लिए होते हैं इंसान। अगर उसके अंदर कोई विजन है, ऑब्जर्वेशन है, तो वो बड़े लेसन लर्न कर चुका है। तो आप उसे ये ना समझे कि वो सेम ही है, वो इंसान हर लम्हा कुछ ना कुछ सीखता है, लर्न कर रहा होता है। ये हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है कि वो चीजों को एक्वायर करता रहता है। कॉम्प्लेक्स, द प्लॉट इज अ कॉम्प्लेक्स व्हेन इट इन्वॉल्व, अगर तो उसके अंदर ना तो पेरिपिटी है ना उसके अंदर इग्नोरेसिस है, इग्नोरेसिस भी नहीं है, पेरिपिटी भी नहीं है, यानी ना तो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन डाली उसने, ना ही उसने उसके अंदर डिस्कवरी डाली, तो फिर आपका प्लॉट जो है वो सिंपल होगा। अगर आपने दोनों चीजें डाली हैं कि हीरो जो है उसको एक तो झटका भी लगा और साथ उसने फिर लेसन भी लास्ट में लर्न किया है, नॉलेज भी गेन किया है, डिस्कवरी भी की है, तो आपका जो प्लॉट है वो कॉम्प्लेक्स होगा। द प्लॉट इज कॉम्प्लेक्स व्हेन इट इन्वॉल्व्स वन ऑफ द अदर, बोथ द पेरिपिटी इज द चेंज ऑफ इन द फॉर्चून, पेरिपिटी चेंज ऑफ द फॉर्चून, एकदम जो बदल जाए सिचुएशन, वो बहुत बड़ा रॉयल किंग था तो वो बाप बैगर बन गया, तो आपके कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट में चेंज आया, डिस्कवरी हुई, उसे पता चला मेरे अंदर हिब्रस था इसलिए मुझे गॉड ने सजा दी है, तो ये उसकी पेरिपिटी है, ये उसका नेग्नोसिस है। आप जरा एडिपस रेक्स को सामने रखें तो सबसे पहले वो हिब्रस, आई का लफ्ज यूज करता ना, आई द एडिपस द किंग, मैं एडिपस, मैं किंग, मैं बादशाह, बताएं क्या मसला है, मैं हल करूंगा। हमें पता चला कि उसके अंदर हिब्रस है, ठीक है, उसे नहीं पता हिब्रस है, वो उसको कैरी ऑन करता है, हत्ता कि वो कोरोन और ट्रेसियस और इस तरह सबको वो डांटता है, अल्टीमेटली वो उनसे माफी मांगता है जब उसे पता चलता है। यानी इसका मतलब है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने पेरिपिटिया और एनाग्नोसिस दोनों को फेस कर लिया। कॉम्प्लेक्स प्लॉट है एडिपस रेक्स का। ऑफ द हीरोज एंड डिस्कवरी इज अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू द नॉलेज। यहां तक आपको समझ आ गई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए, क्योंकि ये रेफरेंस जो है आपने उसके अंदर अपने क्वेश्चन के अंदर डालने हैं। इस तरह के इडिपस रेक्स को सामने रखें, हैमलेट को सामने रखें, किंग लीयर को सामने रखें। जब आप इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो आपको कोई ड्रामा जो है अच्छी तरह ट्रेजेडी ड्रामा आना चाहिए, तो उसके रेफरेंस आप डालें उसके अंदर, उसे पता चले कि इस बच्चे को नॉलेज है, ये रट्टा नहीं लगाया हुआ इसने। तो आप इडिपस रेक्स को अगर लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा तो मैं देखूंगा, मेरे पास शायद पढ़ी हो, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसे सुन लीजिएगा, वो मेरे पास होंगी। मैंने शायद सेंड भी की हो आप में से किसी, फौजिया के पास शायद हो, फौजिया ने लेक्चर रखे होंगे मेरे संभाल के। फौजिया लेक्चर रखे हुए हैं या सारे ज़ाया हो गए?
I think she has lost. Character of characteristic of समझ नहीं आई क्या कह रही हैं फौजिया आप? आपने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ा हुआ ना, इडिपस रेक्स मुझसे पढ़ा हुआ ना, तो आपको तो अच्छा खासा नॉलेज होगा ना, जैसे वो उसके साथ होता है। इंशाल्लाह फौजी आपको बड़ा बड़ा फायदा होगा जब आप इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, क्रिटिसिज्म। हाँ जी, ट्राई मूवी को देख लें। हाँ जी बोलें। किंग लियर भी ड्रामा है शेक्सपियर का, हैमलेट भी ड्रामा है शेक्सपियर का, थैलो भी शेक्सपियर का है, ठीक है, और उसके अलावा मैकबथ भी इसका है। ये सारे मैंने पढ़ाए हुए, शायद मेरे सारे अपलोडेड हों चैनल पे, उधर से लिंक सेंड कर दूंगा मैं। अच्छा आगे देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लॉट शुड बी द होल, इट शुड हैव अ मैग्नीट्यूड। कि प्लॉट ये ना हो कि आधा सुनाया और आधा जो है खत्म कर दिया ना, उसके अंदर कोई यूनिटी हो। ये ना हो कि आधा प्लॉट बनाए और आधा ऑर्गेनिक यूनिटी हो, कि वो होल हो, एज अ होल कंप्लीट हो, जैसे किंग लियर की स्टोरी है, वो फ्रेगमेंट नहीं है, पूरी है। प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी, कि प्रोबेबिलिटी भी इसके अंदर हो, कॉज इफेक्ट भी हो, कि कोई चीज जो है उसकी मुमकिनात में से भी हो कि आप उसको एंड कर रहे हो या उसको आगे लेके जा रहे हो, स्टोरी जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हो इवेंट्स। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अच्छा ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अगर किसी को पता है तो वो मुझे बताए, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, लेकिन फौजिया को शायद पता हो। ये मैंने उसके अंदर आपको बताया था कॉलरिज के द राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर। जब हमने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ी थी द राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, उसमें मैंने बताया था कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ व्हाट इज। हाँ जी अच्छा, लाइन टू लाइन टेक्स्ट और मॉडर्न पोएट्री का। इंशाल्लाह कोई स्टूडेंट ना मुझसे आपके पार्ट 2 के आ रहे हैं, तो उनको ये, क्योंकि उन्होंने नहीं, किसी ने भी नहीं तकरीबन पढ़ा होता, रट्टा लगा रहे होते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट नए आएंगे ना, उसके साथ फिर हम शुरू कर लेंगे, उतनी देर में हम अपना अमेरिकन लिटरेचर और ये खत्म कर लेंगे, क्रिटिसिज्म खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरी खुद ख्वाहिश है कि आप लोगों को करवाऊं, और अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो आपको कहूँगा। और पोइट्री पता है, फौजिया को पता है कि हमने कैसे पढ़ी है, हमने एक एक लाइन को पढ़ा और बड़ा लर्न किया है। स्टूडेंट तो लर्न करता है, साथ साथ मजा भी आता है। स्टूडेंट अगर टीचर का इंटरेस्ट हो ना सब्जेक्ट में तो फिर ज्यादा मजा आता है। ये क्रिटिसिज्म और पोइट्री जो है ना, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। क्रिटिसिज्म को भी मैं बड़ा लाइक करता हूँ, सब्जेक्ट बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इसको मैंने बड़ा थॉरली स्टडी किया। विलिंग, ये लिख रहे हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब लिखने, देखें आपको पता है कि एंशिएंट मैरिनर आंखों में देखेगा तो वो आंखों की रोशनी छीन लेगा, कि पागल बना देता है, और लोग भूल कर भी जिसकी आंखों में देखता है वो उसकी बातें सुनने लग जाता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे हमारी आंखों में देखते हैं, हम तो नहीं सुनते। वो कहता है कि लीव मी, वी आर गोइंग टू अटेंड वेडिंग। लेकिन एंशिएंट मैरिनर कहता है कि मेरी स्टोरी सुनो। वो जिसको देखता है अपनी स्टोरी सुनाता है, जब तक स्टोरी सुना ना ले उसे चैन नहीं आता, तो वो अपनी स्टोरी सुनाता है। अब ये जो विलिंग सस्पेंशन, ना तो वह उस तरह का परिंदा, कोई बर्ड जो है ऐसा कोई पाया जाता है अल्बाट्रोस, ना तो ऐसा परिंदा है, ना वो मुझे बताएं कि वो जिंदा हो जाते हैं, फिर वो जो मैरिनर्स हैं वो जिंदा हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो गूस्ट बन जाते हैं, एंजल बन जाते हैं, स्पिरिट्स बन जाते हैं। अभी कभी ऐसा हमारे नहीं हुआ। ऐसे कार्टून जो है वो उड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और कार्टून हम नहीं देखते, बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर
ऐसी चीज नहीं है। उनके माइंड में ये कि कार्टून कोई क्रिएचर है बच्चों के। अब वो उनको एंजॉय कर रहे हैं कि उन्होंने उनका बिलीव जो है वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उनका जो बिलीव है, जो उनका नॉलेज है, वो बिल्कुल सस्पेंडेड है। अभी तक वो कॉन्शियस ही नहीं है इसके बारे में कि ये कार्टून जो है वो क्रिएचर है भी या नहीं। वो ये कहते हैं कि शायद कार्टून होते हैं, वो एंजॉय इसलिए कर रहे होते हैं बच्चे। तो कहता है कि बहुत सारी चीजें हमें पता होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्शियस जो हमारा नॉलेज होता है उसे हम एक तरफ छोड़ देते हैं, सेट असाइड कर देते हैं और उसे एंजॉय कर लेते हैं। वो है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, कि हम क्या कर लेते हैं, अपने बिलीव को डिसबिलीव में बदल देते हैं कि नो ऐसा नहीं है, ये चीजें हम अपने कॉन्शियस को पीछे छोड़ देते हैं, अपने शौर को छोड़ देते हैं फॉर द मोमेंट, किसी चीज को, किसी पीस ऑफ लिटरेचर को एंजॉय करने के लिए। जैसे कार्टून का हवा में उड़ना, एक दूसरे को मारना, और फिर अगर ऐसी मूवी को आपने एंजॉय करना है, या एक बंदा 50-50 लोगों को मार रहा है, तो हमें तो पता है कि 50 बंदों को एक बंदा नहीं मार सकता, उसे 4-5 पकड़ के मार देंगे। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, हम फॉर द मोमेंट जो है वो मूवी देखने के लिए अपना विलिंगली सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, अपना हंसी खुशी, अपना जो बिलीव है, अपनी रैशनल नॉलेज जो है साइड पे और विरासत आप पढ़ाई कर रहे हैं। और हम क्यों देख रहे हैं, देखिए हम क्यों देख रहे हैं, हम इसलिए देख रहे हैं कि हमने उसे फॉर द मोमेंट एंजॉय करने, क्योंकि टाइम भी है हमारे पास, हमने किल करना टाइम, हमने ये सोचा कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, फिर आप एंजॉय करेंगे। अगर आपने यही माइंड में डाल लो यार ये कैसे हो सकता है, 10 बंदों को एक बंदा मार रहा हो, यार मैं नहीं मानता, आप वो मूवी देख नहीं सकते। आप देखेंगे भी तो आपको मजा नहीं आए। आप अपना समझो टेलर कॉलेज कहता है कि हमें विलिंगली सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव करना पड़ता है। ये है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। अगर आप किसी पीस ऑफ यंगा को, लिटरेचर को, मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो पहले तो आप क्या करें, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव लेकर आए। तो इसके ऊपर बड़ा लेक्चर हो सकता है लंबा। फॉर्मेटिव एलिमेंट ऑफ प्लॉट, पेरिपिटिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, एनाग्नोसिस मैंने पहले बता दिया। एनाग्नोसिस क्या होता है, रिकग्निशन, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। जैसे रीडिपस रेक्स को हुई कि उसकी मदर से उसने शादी की है, वो उसका एनाग्नोसिस है, जब उसे नॉलेज मिल जाता है। Suffering, destructive and painful action. Characters are agents of the moving according to the plot. Essential features of the characterizations. Character should be good. Character should be appropriate. Character should be, ये मैंने बड़ा डिटेल आपको बताया था कि character अगर हीरो है तो वो हीरो का काम करे, अगर प्रोटैगोनिस्ट है प्रोटैगोनिस्ट, एंटैगोनिस्ट है एंटैगोनिस्ट, या कोई माइनर कैरेक्टर है माइनर, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहे, राउंड है तो राउंड रहे, अगर फ्लैट है तो फ्लैट रहे। यानी जैसा करैक्टर उसको दे दिया गया वो वैसा रहे, या ना बदलता रहे, तो वो करैक्टर जो है अपनी इंपॉर्टेंस खो देगा। ठीक है, आपने देखा होगा कोई करैक्टर कितने कांस्टेंट रहते हैं, अगर वो विलन है तो विलन बने रहते हैं, अगर वो गुड है तो गुड बने रहते हैं, क्योंकि उनको रोल डायरेक्टर ने ये दिया गया आपने भैया ऐसे करना है। तो करैक्टर शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन कि वो एक चीज पे जमा रहे जो उसे दिया है रोल। अब देखिए, अब हमायूं सईद तो इतना मजबूत नहीं होगा, जब उसके सामने अगर आती कोई माफी मांगे तो शायद मान जाता, लेकिन उसके जो उसका प्रोड्यूसर है जिसे उसे रोल दिया हुआ है, उसने कहा भाई तुमने मर तो जाना है लेकिन तुमने हारना नहीं। तो वो कंसिस्टेंट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्या है, कंसिस्टेंट। तो जब कैरेक्टर ऐसा डालेंगे आपके वो मजबूत रहे, तो आपका जो है आपकी ट्रेजेडी, आपका ड्रामा वो अच्छा बनेगा। ये है कि पहले तो आप कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे। मेरे पास तुम लोगों को सामने रख लेना, उसका मिसाल दे लें। थॉट इज द इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स इन अ ट्रेजेडी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रामेटिस्ट टू से व्हाट इज पॉसिबल एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, कि थॉट जो है कि आप अगर बात कर रहे हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, कोई डिस्कोर्स चल रहा है दो कैरेक्टर के दरमियान, तो अगर आप उस टॉपिक से हट के कहीं नेचर की बात करने लग जाए, कहीं लिटरेचर की बात करने लग जाए, कहीं रोमांस की, जहां पर रोमांस करना है वहां पे आप ट्रेजेडी शनाई बजाना शुरू कर दें, आपके मुंह से दुखी बातें निकलने लग जाए। जहां पे रोमांटिक सीन करना है वहां दुखी, जहां पे दुखी होना है आपने वहां पे आप रोमांटिक सीन करने लग जाए। तो थॉट्स जो है वो बड़ी टू द पॉइंट होनी चाहिए। कैरेक्टर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट होना चाहिए ट्रेजेडी के अंदर, टू द पॉइंट। एबिलिटी ड्रामेटिस्ट टू से व्हाट इज पॉसिबल एंड अप्रोप्रिएट, मुनासिब चीजें कहे थॉट के अंदर कैरेक्टर अपनी।
मोनोलॉग भी दे तो बड़ा अच्छा दे, ठीक है। स्लोलकी भी अपनी दे तो वो भी अच्छी दे कैरेक्टर। स्लोलकी क्या होता है, जब कैरेक्टर अपने पास तन्हा बैठ के कोई चीज सोच रहा होता है उसे स्लोलकी कहते हैं। प्रूफ एंड रेपुटेशंस, प्रोडक्शंस ऑफ इमोशनल इफेक्ट्स, इंट्रोडक्शंस ऑफ द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है जी। डिक्शंस एंड स्टाइल, इसको भी हमने डिस्कस किया था। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और स्टाइल जो राइटर यूज करता है किसी पोइट्री लिखने में, ट्रेजेडी लिखने में, एपिक लिखने में, वो उसका खास होता है। मेरा स्टाइल और है पढ़ाने का, किसी और का और है, किसी और का टेक्स्ट लिखने का स्टाइल और है। हम बार बार कोई टेक्स्ट मेरे पास लिख के ले आए मेरा कलीग, तो मैं बता देता हूँ ये फलां ने लिखा, क्योंकि उसका स्टाइल है, मुझे पता है कि वो सिलेक्टेड वर्ड्स जो है यूज करता है। मेरा स्टाइल और है, आपका और है, किसी और टीचर का और है, किसी और ट्रेनर का, हर टीचर का अलग है। अब लेकिन कुछ टीचर की ज्यादा समझ आती है, कुछ टीचर की हमें समझ नहीं आती। उसने स्टाइल ही अपना इतना बनाया हुआ है एब्सोल्यूट के वो समझ नहीं आती वो क्या कह रहा है। हमारे बहुत सारे टीचर थे, हमें सारे टीचर्स की समझ नहीं आती थी। तो ये किसी किसी टीचर की समझ आती है जो हमें सिमुलेट कर जाए। Diction is the choice and the arrangement of words and images in literary compositions. 6 type of words. Current and ordinary word, या तो आप जो चल रहे हैं आम अल्फाज वही यूज कर लें, ऑर्डिनरी। फॉरेन टर्म्स, बारोड एंड डायलॉग, आपको पता है कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो बारोड होते हैं लैंग्वेज के अंदर। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहलिक, अल्कोहल किसका वर्ड है, कोई बताएगा आपको? ये बारोड वर्ड है, अरबिक वर्ड है। काला, काल वर्ड, काल इंग्लिश में यूज होता है, अरबिक वर्ड है काला, काला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये अरबिक से लिया इंग्लिश ने, ठीक है। बहुत सारे बारोड, लैटिन ग्रीक से बहुत सारे लिए, फ्रेंच से बहुत सारे लिए, जर्मन से बहुत ज्यादा वर्ड लिए हुए हैं, इटालियन वर्ड लिए हुए हैं। तो एक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वर्ड होते हैं। करंट और ऑर्डिनरी वर्ड यूज करना है आपने, फॉरेन टर्म बारोड डायलेक्ट यूज करना है या मेटाफर यूज करना है, ऑर्नामेंटल पेरीफ्रेजेस यूज करना है, और इन्वेंटेड जो है वर्ड्स जो है वो यूज करने हैं। आपने क्या यूज, कैसा यूज करना है, जो करना है एक स्टाइल होना चाहिए आपका, ये ना कि बदलते रहो बार बार बार, तो वो फिर एक और चीज बन जाती है। Not invented but made new lengthenings are the shortens. उसके बाद songs और melody, के एक मेलोडी भी क्रिएट करें आप उसके अंदर। आप अपनी ट्रेजेडी के अंदर एक मेलोडी लाइन, धुन लाइन। मैं अक्सर पोइट्री करता हूं तो मैं पीछे बैकग्राउंड पे आपको पता है एक खास किस्म का म्यूजिक चलाता हूं। मुझे पता है कि म्यूजिक जो है वो एक खास किस्म का अफेक्ट करता है ऑडियंस के ऊपर। Song is a pleasurable addition to the play. In a tragedy, song is provided by the chorus. Prologue होती है डिस्क्रिप्शन। ये खोरिक सॉन्ग जो कोरस का सॉन्ग होता है उसे कहते हैं। आपको पता है कि कोरस जो है वो सॉन्ग भी गाते हैं, हमने एडिपस रेक्स के अंदर देखा नहीं था। एपिसोड और एग्जिडस, एपिसोड और एग्जिडस जहां पे वो खत्म होता है, लास्ट एग्जिट खत्म। और उसके बाद स्पेक्टिकल्स एंड द स्टेज इफेक्ट। स्पेक्टिकल इज अ मोड ऑफ इमिटेशंस बाय व्हिच द स्टोरी इज प्रेजेंटेड इन अ स्टेज बिफोर। जो स्टेज सजाया जाता है ना, उसमें कॉस्ट्यूम्स और उसमें जो चीजें लगाई जाती हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड में सीन बनाया जाता है, वो सारा स्पेक्टिकल है। तो एरिस्टोटल कहता है इसके बगैर भी ट्रेजेडी हो जाती है, इतना जरूरी नहीं है। यानी वो कर लो तो अच्छा, ना करो तब भी प्लॉट होना चाहिए अच्छा, प्लॉट कैरेक्टर diction. In the sight of the disasters, and Aristotle calls this can raise fears and pity in the spectacles type of the spectacle. अगर आप पीछे कोई रोमांटिक सीन करने लगे हैं तो फिर रोमांटिक पीछे का बैकग्राउंड भी बनाएं। अगर आप कोई ट्रेजेडी मातम का करने लगे हैं तो मातम का सीन पीछे लगा लें, कोई ब्लैक दें बैकग्राउंड, ठीक है जी। प्लॉट कैरेक्टर। एनेग्नोसिस, हमार्टिया का आपको पता है कि एक कैरेक्टर के अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है और उसे पता नहीं होता। एपिक एंड ट्रेजेडी, एपिक एंड ट्रेजेडी पोएट्री इज डिवाइडेड इनटू एपिक एंड नैरेटिव पोएट्री एंड ड्रामेटिक पोएट्री इन द बेसिस ऑफ द मैनर ऑफ इमिटेशन। एपिक इज द नरेशंस ऑफ एन एक्शंस इन अ वर्स एंड ट्रेजेडी इज अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने पहले भी बताया आपको।
सिमिलरिटी बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी मैंने बता दिया, डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी भी मैंने बता दिया, इसको आपने देखना है। रूल्स ऑफ ट्रेजेडी आगे आ जाए। It is an imitation of an action. It should imaginatively visualize the action. It should work out the emotions with the very gestures of the dramatic personages. She should begins with the universal form of plot, adding the names and episodes later. Types of tragedy is a complex tragedy. It consists of the reversal recognition of truth. Tragedy of suffering. Tragedy depicts suffering. Tragedy of character more involved than plot. Tragedy of spectacles. It depends upon the sensational effects produced by the actors and costumes, designs and mechanical and the artificial device. एक चीज और होती है ट्रेजेडी के अंदर, मेलोड्रामेटिक सिचुएशन होती है। इतने पैशन फीलिंग्स डालते हैं कि वो रोने लग जाते हैं लोग उसको देख के, तो वो मेलोड्रामेटिक होती है। ठीक है, सुपीरियरिटी ऑफ ट्रेजेडी ओवर एपिक, ये सारी चीजें आपने देखनी है। आइडियल ट्रेजिक हीरो है, ये क्या आइडियल ट्रेजिक हीरो कौन होता है कि वो एक रॉयल हो और उसके अंदर एक हमार्टिया, और हमार्टिया ऐसा हो कि वो उसके अंदर नेचुरली हो, उसे वो कोई डिलिबरेट एक्शन ना करे, अनकॉन्शियसली उससे हो जाए, फिर आपको ज्यादा पिटी फियर वो कहता है जी होता है। ले जी, हैव अ नाइस टाइम। ये असाइनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सेव कर लें। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो उनके प्रिंट ले लिया करें, नहीं प्रिंटर तो एक साइड पे रखते जाएं, ऊपर लिखें अपना क्रिटिसिज्म और उसके अंदर जितने आपने सब्जेक्ट पढ़ने उसके अंदर सेव करते जाएं। जी हाँ जी, हाँ जी। फौजिया आपसे कह रही है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आपने चेंज करवाना है, अगर आपने कोई सब्जेक्ट चेंज करवाना है, जो भी करना है अभी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। ये फौजिया आपसे कह रही है। फौजिया ऐसे कहा आपने? हाँ जी, तो अगर किसी ने कोई चेंज करवाना है, जैसे साइमा कहती है कि मेरे घर के पास है, तो अपना भी चेंज करवा लो और शिराज का भी करवा दो, तो चलो फायदा हो जाएगा आप लिंग्विस्टिक। शिराज शिराज अच्छी बात।